जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस को रखा है। और आप लोग बोल रहे थे कि भैया जल्दी सा इसके लिए कोई वीडियो ला दो, क्योंकि ये जो काफ़ी टफ होता है बच्चों के लिए। तो मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सबसे जो पहला चैप्टर है आपका दो ध्रुवीय का अंत, है ना, दो ध्रुवीयता का अंत। आप हेडिंग लगा लीजिएगा दो ध्रुवीयता, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा जैसे हमने लिखा है, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत। ये जो आपका हेडिंग है इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में सिर्फ हम वो सवालों को पहले कवर करेंगे हम लोग जो आपके एनसीईआरटी बुक में सवाल है। बाकी के सवालों को मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक पूरा सिलेबस में कंप्लीट नहीं करा देता एक्स्ट्रा सवाल नहीं कराया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा फोकस जो है आप लोगों के एनसीईआरटी के सवालों पर है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी है जिनका बुक में आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लगभग 3 सवाल आपको कराएंगे जो आपके बुक से है, और इस चैप्टर के लिए ये 3 सवाल काफ़ी है, ठीक है। अगर आप ये 3 सवाल कंप्लीट कर लेते हो तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, लेकिन इनको हम आखिर में देखेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको देने का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि शॉक थेरेपी क्या थी, इसके 2 परिणामों को लिखना है आपको। चलिए इसके आंसर को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजेरा मध्य, याद रखिएगा गुजरा, है ना, संक्रमण से होकर गुजरे है मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का जो विशेष मॉडल अपनाया गया, इसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ऊपर की बातों को अगर हम छोड़ दें और नीचे वाली बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपसे एक ही बात कहा है कि मध्य एशिया के जो गणराज्य थे और पूर्वी यूरोप के जो देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का जो विशेष मॉडल अपनाया गया था, इसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आप यहाँ से भी लिख सकते हो। शॉक थेरेपी के जो क्या परिणाम हुए वो आपको बतानी है। शॉक थेरेपी के बड़े ही गंभीर परिणाम निकले। इसके कारण रूस का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। दूसरा क्या है, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों की खाद्य सुरक्षा मौजूद नहीं रह गई थी, ठीक है। तो इतना ही आपको इस सवालों में आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल आपको कंप्लीट करना है वो है आपका भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको भी आपको कवर करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदित हुआ और भारत को अपने राष्ट्रीय हित में नीतियाँ बदलने पड़े। भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीतियों में शामिल की गई, लेकिन फिर भी रूस भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब भारत विश्व आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें कि भारत ने साम्यवादी चीन के साथ भी बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित किए। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बहुध्रुवीय विश्व की कामना करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत ने यूरोपीय संघ, चीन, अमेरिका, जापान, रूस और एशियान के सदस्य देशों, अफ्रीकी देशों, अपने पड़ोसियों सभी के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। एक ध्रुवीय जगत में ऐसा करना जरूरी होता है या फिर जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरे सवालों का आंसर। एक सवाल आपको और करना है इस चैप्टर में, वो है आपका ये वाला सवाल कि किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके बुक का सवाल है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है और अच्छा सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल में आपसे बोला गया था, हमने सवाल पढ़ दिया, आपका जवाब देखिए कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश अंश परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर व्यय किया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि विस्तृत नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना। इसी के साथ सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी कि वे पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ चुके हैं। इससे लोगों की मनोदशा प्रभावित हुई है,
ठीक है। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 1917 से 1991 तक शासन किया और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यस्तता की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता के केंद्रीकृत होना, ठीक है, इन सभी तत्वों के कारण आम जनता अलग थलग हो गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। इससे लोगों में सत्ता के प्रति मोह भंग हो गया। ठीक है, तो ये था इसके लिए आज का इम्पोर्टेंट जवाब। लास्ट में आप इसको भी जोड़ लीजिएगा कि सोवियत गणराज्य में नस्लीयता और संप्रभुता के अभाव के उभार ने भी मिखाइल गोर्बाचोव को सुधार के लिए बाध्य किया। बात समझ में आई? तो ये था आपका 3 सवाल जो इम्पोर्टेंट है आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों सवालों की आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।